हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर और लेक्चर पर आधारित क्वेश्चंस की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन से शुरुआत करेंगे कृषि रसायन में। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, एग्रीकल्चरल कृषि में हमारा जो फर्स्ट अध्याय है, फर्स्ट लेसन है, वह है द्रव्य और उसका वर्गीकरण। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला लेसन है द्रव्य और उसका वर्गीकरण। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यही जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है, व्हाट इज़ मैटर, द्रव्य क्या है। ठीक है, तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी जिसका कुछ न कुछ संगति होता है, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य क्या है, जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है, संगति होती है। अगर द्रव्य की बात करें तो आपके पास पत्थर, मृदा, लोहा, लकड़ी, वायु, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई द्रव्य की यानी मैटर की। इसी के साथ साथ अगर हम लोग ऊर्जा की बात करें, एनर्जी क्या है, वर्ड एनर्जी, दैट इज़ ऊर्जा। तो जैसे हम लोगों ने द्रव्य को देखा कि यह स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन ऊर्जा के बारे में ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ऊर्जा में द्रव्यमान होता है या फिर इसका कुछ ना कुछ, यह कुछ ना कुछ स्थान वगैरह घेरता है। लेकिन ऊर्जा की अगर एक सार्वभौम परिभाषा की बात करें तो यह हो सकता है कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये एक बात हुई। और द्रव्य ऊर्जा, आइंस्टाइन का जो द्रव्य ऊर्जा समीकरण है, आइंस्टाइन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण, इसके अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टाइन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो E का यहाँ पर E क्या है, ऊर्जा है, m क्या है, मास है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टाइन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण कहता है कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बात हुई। आगे हम लोग देखेंगे द्रव्य की अवस्थाओं की बात करेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं यानी पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, सामान्य तौर पर हम लोगों को देखने में मिलता है कि पदार्थ जो है वह ठोस अवस्था में हो सकता है, द्रव अवस्था में हो सकता है, गैस अवस्था में हो सकता है। एक चौथे स्टेट की बात की जाती है, प्लाज्मा स्टेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होता है उच्च ऊर्जा पर, उच्च ताप पर बेसिकली। तो यहाँ पर तीन की ही बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक एक करके, ठोस क्या है, ठोस पदार्थ क्या है। ठोस देखिए, जो ठोस, द्रव, गैस है, तीनों स्थान घेरते हैं, तीनों में द्रव्यमान होता है, तभी तो वे द्रव्य की परिभाषा को। तो ठोस क्या है, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है।
सामान्य तौर पर देखने में से ही पता चल जाता है कि कोई ठोस ऑब्जेक्ट है तो इसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है। जितना आयतन कुछ समय पहले तक रहा होगा उतना ही आयतन कुछ समय बाद भी रहेगा, और जितना आकार इसका अभी है वैसा ही आकार बाद में भी रहेगा। ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं वे जो अणु हैं या कण कह लें, कण के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल बेहद प्रबल होता है। किनमें? ठोस, जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बेहद प्रबल होता है। अंतराणुक दूरी बहुत कम होती है, यानी अणु जो है वो बेहद पास पास अवस्थित होते हैं। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो इतना बेसिक सा ठोसों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द्रव की बात करें यानी लिक्विड, तो जो द्रव हैं वो उनका आयतन तो निश्चित होता है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है वो अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित है, निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ये एक बात हुई। आयतन निश्चित और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल, अगर ठोसों से तुलना करें तो ठोसों की तुलना में क्या होता है, बेहद कम होता है। बेहद या बेहद ना कहें, तुलना में कम होता है। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल जितना ठोसों में था उतना द्रव के अणुओं के बीच नहीं होता है। और अंतराण्विक दूरी की अगर बात कर लें तो ठोसों की तुलना में इनके अणुओं में अधिक होती है, से अधिक। यानी जितना ठोसों में मॉलिक्यूल्स पास पास होते थे उतने पास पास द्रवों में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हुई। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे लें द्रव के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, कि आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होने का क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, ठीक है, किसी सिलिंड्रिकल पॉट में रख दिया है 1 लीटर वाटर को, तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल। जबकि उसी 1 लीटर वाटर को किसी बाउल में अगर रख दे जिसका कि आकार हेमी स्फेरिकल है, तो उस वाटर का आकार कैसा हो जाएगा, हेमी स्फेरिकल या स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 लीटर पानी को, उसी 1 लीटर वाटर को किसी बड़े पार्ट में रख दिया जाए, 100 लीटर के पार्ट में रख दिया जाए, तो उसका आयतन क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हम इस परिभाषा को अगर ध्यान दें कि आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। चाहे जितने भी बड़े पार्ट में रखते जाएं उसका आयतन क्या होगा, उतना ही रहेगा जितना कि पूर्ववत लिया गया था, जबकि आकार चेंज होता जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक तीसरे पदार्थ के, एक तीसरी अवस्था जो कि गैस कही जाती है। गैस, दैट इज गैसेस। इसमें क्या होता है, जो परिभाषा है उसके अनुसार आकार
एवं आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। अगर गैस का 1 लीटर आपने लिया हुआ है और उसको कंप्रेस करते जाएं तो उसका आयतन कम भी हो सकता है, ठीक है, यानी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है, लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, नगण्य होती है। द्रवों में कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाए जा सकने की जो प्रवृत्ति होती है वह ठोसों की तुलना में थोड़ी सी अधिक होती है द्रवों में, जबकि गैसेज में कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, द्रवों को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो आकार एवं आयतन अनिश्चित। किसी भी 1 लीटर गैस को अगर 5 लीटर के पार्ट में डाल देंगे तो उसके मॉलिक्यूल स्प्रेड होकर के पूरे पात्र में फैल जाएंगे, उनका आयतन 5 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर में डाल देंगे, 10 लीटर के किसी बर्तन में डालेंगे तो उसका आयतन 10 लीटर हो जाएगा। किसी 10 लीटर गैस को 1 लीटर पार्ट में कंप्रेस किया जा सकता है, उसका आयतन कम किया जा सकता है दाब बढ़ा करके, ठीक है। तो आयतन अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। जिस आकार के पार्ट में हम लोग रखेंगे गैस को उसका आकार भी वैसा ही हो जाएगा, उसी टाइप का। अंतराणुक बल की बात करें, अंतराणुक आकर्षण बल बेहद कम होता है ठोसों की तुलना में और ठोसों और द्रवों की तुलना में बेहद कम होता है। इतना कम होता है कि गैसियस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। कहीं भी किसी भी दिशा में गैस के मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जबकि ठोसों में ऐसा नहीं था। ठोस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं? जकड़े हुए होते हैं, जबकि द्रव के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनमें बहने का गुण होता है, फ्लो का गुण होता है, जबकि ठोसों में फ्लो का गुण नहीं होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने का गुण द्रवों में होता है। गैसियस मॉलिक्यूल्स में भी फ्लो का गुण होता है, लेकिन ठोसों में फ्लो का गुण नहीं होता है, ठीक है। दूरी की बात करें तो दूरी सर्वाधिक होती है, आकर्षण बल का सबसे कम होता है, कम। और दूरी अंतराणुविक दूरी जो होती है, अंतराणुक दूरी सर्वाधिक होती है। जो द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं उनमें गैसेज में सबसे अधिक दूरी, गैसियस मॉलिक्यूल्स में अंतराणुक दूरी सबसे अधिक होती है, ठीक है। चाहे तो तुलना भी हम लोग कर सकते हैं इसी टाइम ठोस द्रव गैस की। ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो ठोस में आकार आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, सेम चीज़ है, तो उसी को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स जो आपको PDF प्रोवाइड कराया गया था उसमें ठोस द्रव गैस में अंतर आपको दिया गया है, तो वही सेम चीज़, जबकि अभी पीछे ही डिस्कशन किया गया है, फिर से रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और तथ्य है कि कोई एक ही पदार्थ है और उसकी तीनों अवस्थाओं की बात करें, 3 अवस्थाएं, ठीक है। तो कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ, उसको अगर हम लोग द्रव में चेंज करना चाहें तो क्या करना होगा? ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए ताप बढ़ा सकते हैं। ताप बढ़ाने से क्या होगा? ठोसों के जो मॉलिक्यूल्स बेहद पास हैं, जिनमें जो कि मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, उनका अगर ताप बढ़ाएंगे, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है जिसके मॉलिक्यूल आपस में जकड़े हुए हैं और अभी हम लोगों ने इसका ताप बढ़ाना शुरू कर दिया, इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, तो जो टेम्परेचर देने से पहले सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जकड़े हुए थे, क्या करेंगे? थोड़ी सी इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये थोड़ी सी अधिक गति करने के लिए क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी,
और ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जबकि ये ठोस का जो मॉलिक्यूल है, ठोस पदार्थ जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? द्रव में चेंज हो जाएगा। तो ठोस को टेम्परेचर बढ़ाकर, टेम्परेचर इंक्रीज करके किस में चेंज कर सकते हैं? द्रव में। ठीक है। द्रव को और भी अगर टेम्परेचर देंगे, कोई द्रव मॉलिक्यूल है, कोई द्रव पदार्थ है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स हैं, द्रव है, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो द्रव के मॉलिक्यूल वैसे ही ठोसों की तुलना में थोड़े स्वतंत्र थे और अब क्या हो जाएगा? इनकी स्वतंत्रता बढ़ जाएगी, ये गति करना शुरू कर देंगे अधिक मात्रा में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर दे रहे हैं इसको, तो अधिक गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ज़्यादा गति करेंगे। और गति करते हुए ये जो द्रव के जो मॉलिक्यूल हैं वह अपनी सतह छोड़ करके वायुमंडल में जाना शुरू कर देंगे, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो द्रव को टेम्परेचर दे करके टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं? गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अब ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पर द्रव में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सॉरी, ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पर द्रव में चेंज होता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। द्रव पदार्थ जिस टेम्परेचर पर गैस में परिवर्तित होता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और गैसियस मॉलिक्यूल जिस टेम्परेचर पर द्रव में चेंज होता है, गैस मॉलिक्यूल जिस टेम्परेचर पर द्रव में चेंज होता है उसको उसका क्या कहते हैं? द्रवणांक। क्या कहते हैं? द्रवणांक। और यह जो फिनोमेना है गैस का द्रव में चेंज होना, यह क्या कहलाता है? द्रवीकरण। द्रव को ठोस में चेंज करना जिस टेम्परेचर पर होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव जिस टेम्परेचर पर ठोस में परिवर्तित होता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हिमीकरण। फ्रीजिंग पॉइंट इसे कहेंगे हिमांक, और द फिनोमेना हिमीकरण कहलाएगा। ठीक है। ये चीज़ है एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। अगर उदाहरण ले लें, अच्छा इसमें देखें, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में था उसका टेम्परेचर बढ़ा करके द्रव में परिवर्तित किया तो उसके आयतन में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ोतरी। ठीक है। क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल्स बेहद पास पास थे, टेम्परेचर दिया गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो इनका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब द्रव को हम लोग गैस में चेंज करेंगे, टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, द्रव जो पदार्थ है वह गैस में परिवर्तित होगा, तो फिर द्रव की तुलना में गैस का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, आयतन अधिक हो जाएगा। जब हम लोग किसी पदार्थ के गैसियस मॉलिक्यूल्स को, किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा के गैस को हम लोग द्रव में परिवर्तित करेंगे, यानी द्रव में परिवर्तित करने का क्या मतलब है? टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए उसका दाब बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं। दाब अधिक करते हैं, दाब अधिक
और ताप क्या करते हैं, कम। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आता है जिस पर कि गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार द्रव को ठोस में परिवर्तित करने के लिए दाब कम करते जाएंगे, दाब अधिक करेंगे, दाब अधिक करते जाएंगे और ताप क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक समय ऐसा आएगा जिस पर कि द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और जब द्रव को ठोस में परिवर्तित करेंगे तो तुलनात्मक रूप से जैसे ही ये ठोस में परिवर्तित होगा, इसका आयतन इसके द्रव अवस्था के आयतन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हुई। द्रव का गैस में परिवर्तन बॉइलिंग जिसको कहते हैं। तो इसके लिए अगर सार्वभौम परिभाषा की बात करें तो द्रव का वाष्प दाब जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एक सामान्य परिभाषा है कि जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और टेक्निकलिटी में जाएं तो किसी द्रव का जो वाष्प दाब है जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब एक अन्य तथ्य की तरफ चलते हैं, संघति और भार में संबंध। संघति यानी द्रव्यमान और भार में संबंध, रिलेशन क्या है पहले तो देख लें। W = m/g। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, एक प्रॉपर बल से खींचती है, एक शक्ति से खींचती है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उसका मान क्या होता है, स्मॉल g होता है 9.8, इसका आंकिक मान होता है 9.8 या कहीं कहीं 10 दे देता है। तो इस शक्ति से पृथ्वी अपनी तरफ प्रत्येक वस्तु को खींचती है। जो संघति होता है उसमें पदार्थ की मात्रा जिसको m से डिनोट करते हैं इसे संघति कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा यानी m में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है, जो मात्रा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा g, स्मॉल g। ठीक है, स्मॉल g। पृथ्वी जिस शक्ति से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल g कहते हैं। अगला टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य के वर्गीकरण की बात करें तो समांग द्रव्य और विषमांग द्रव्य दो टाइप का है। समांग द्रव्य में तत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। तत्व ऐसा पदार्थ
जिसे किसी भी विधि द्वारा, किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप द्वारा किसी अन्य नए भिन्न प्रकार के पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व क्या है कि किसी भी रासायनिक क्रियाकलाप, भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा उस पदार्थ को पुनः नए प्रकार के पदार्थ में चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे Mg, O, C, Ca, Li, N, P, S, ये सभी क्या है? एलिमेंट हैं, तत्व हैं। और तत्व के नाभिक में, तत्व के नाभिक में संचित आवेश की मात्रा निश्चित होती है, निश्चित होती है। जो तत्व है उसके नाभिक में संचित आवेश की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, तो ये तत्व है। तत्वों के वर्गीकरण में एक पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पड़ा हुआ है जो कि तत्वों के अध्ययन से रिलेटेड है। यौगिक की बात करें, यौगिक क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड यौगिक में विभिन्न पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, तो यौगिक जैसे H2O, H2SO4, H2SO4, K2Cr2O7, HSO4, HNO3 इत्यादि। ये सभी क्या है? कंपाउंड है, यौगिक हैं। मिश्रण की बात करें, मिक्सचर, मिश्रण, तो मिश्रण में जो पदार्थ हैं वो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। कैसे? अनिश्चित अनुपात में। जैसे चीनी और पानी का शरबत, चीनी और पानी का विलयन। ठीक है,